हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आपको ये आदित्य रंजन सर की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें हमने काफ़ी पार्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। और ये वीडियो आपका शाम को 5 बजे आता है। मैं आपको ये पूरी बुक जो है प्रोवाइड करा रही हूँ। अच्छी बुक है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है। और इसमें आपका मेन पार्ट दिया हुआ है और उसके साथ आप इसमें प्रैक्टिस सेट भी PYQ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने इस सीरीज़ में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको कम से कम 20 वीडियोस दे चुकी हूँ अब तक। इसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो गया है, और हमारा ज्योग्राफ़ी का जो पार्ट है वो चल रहा है, पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, नहीं हाँ ज्योग्राफ़ी हो गई है। और भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं हम। और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम अभी कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा चल रहा था, तो काफ़ी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसमें हमारे, तो पढ़ने वाले ही सब्जेक्ट हम इसमें कर रहे थे। तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के PYQ हो चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन के PYQ हो गए। ज्योग्राफ़ी हो गई, ज्योग्राफ़ी के PYQ हो गए। इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स के PYQ हो गए। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन हो गया, और इसके भी PYQ हमारे अब होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के अपने पार्ट को, जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो हमें आज मंत्रिमंडल सचिवालय से आगे का पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको ईज़िली प्रोवाइड हो सके, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हुई, मतलब मैं क्लासेस आपको नहीं दे पाई हूँ। एक दो, सारी तो नहीं हुआ है लेकिन एक दो ऐसा है, आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे, थोड़ा सा डाउन है। मुझे कोल्ड कफ हो गया, तो खांसी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बीच बीच में ऐसे डिस्टर्ब होते रहेंगे आप, उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। लेकिन एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो थोड़ी सी सूचना है कि मैंने सारी जो एक्स्ट्रा क्लासेस में करा रही थी NCERT की LT ग्रेड की, वो मैंने अभी होल्ड पे कर दी है। और करंट की भी मैंने होल्ड कर दी है। अब इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ बैठ के आपको टेस्ट सीरीज़ करा रही हूँ, PYQ करा रही हूँ, ये आपकी आदित्य रंजन सर की ये बुक करा रही हूँ। उसके साथ साथ मैं घटना चक्र की आपको PYQ बेस्ड जो बुक है वो करा रही हूँ। और उसके साथ ही मैंने आज से आपका 2 सीरीज़ चालू किया है, तो वो भी आज आपका पहला पार्ट में प्रैक्टिस सेट कराई हूँ। तो 3 वीडियो आते हैं, तो 3 वीडियो आपके तीनों पेट के ही आ रहे हैं, तो आप वो कर लीजिए। पेट के एग्ज़ाम तक ही बस ये चलेगा, उसके बाद फिर हम वापस से अपने शेड्यूल में आ जाएंगे। NCERT हमारी स्टार्ट हो जाएगी, करंट जैसे चल रहा था वैसे चलने लगेगा। और ये जो आदित्य रंजन सर की बुक जो इस टाइम मैं कराती हूँ, इसकी जगह पे आपका LT ग्रेड का ही मैं जो है कराना शुरू कर दूँगी कुछ और, या कोई बुक कराना शुरू कर दूँगी, क्योंकि NCERT हम पढ़ रहे हैं। तो मैं तो इसके साथ साथ आपको वन लाइनर में जो आपकी बुक होगी कोई, तो उसे मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, या तो फिर आपका लूसेंट शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है। अभी फ़िलहाल इसके लिए रेडी रहिए। तो आज आपका ये आएगा, तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो एडजस्ट करिएगा। तो आज शुरू करने वाले हम मंत्रिमंडल सचिवालय से स्टार्ट करें। भारत सरकार नियम 18, आवाज़ मेरी इतनी ही आएगी धीमी, ठीक है। तो भारत सरकार नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन, ठीक है। कार्य मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए कार्यकाली सहायता मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, जो कि भारत का सर्वोच्च IAS अधिकारी होता है। अब बात कर लेते हैं राज्य की कार्यपालिका की। राज्यपाल केंद्र में जिस तरह से राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य में आपका राज्यपाल होता है, ठीक है, जो उस राज्य का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राज्य के प्रमुख के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, ठीक है।
अब राज्यपाल बनने के लिए अर्हता और पद की शर्तें। तो राज्यपाल आपका है अनुच्छेद 157 से 158 के बीच में। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। आ जाते हैं शपथ पे। तो राज्यपाल के शपथ का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। राज्यपाल को शपथ संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, यानी हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है वो चीफ जस्टिस वो दिलाता है। कार्यकाल देख लेते हैं। तो सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र पर अपना पद धारण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ, तो पहले देखते हैं विधायी शक्तियों को। तो अनुच्छेद 123 के तहत राज्यपाल को क्या 213 123 आपका राष्ट्रपति का है, लेकिन राज्यपाल का है 213। तो 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा के चुनाव के बाद अब पहले सत्र पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र पर संबोधित करता है, ये इसकी विधायी शक्ति है। न्यायिक शक्ति, राज्यपाल दंडित व्यक्तियों की सजाओं को क्षमा, कम, स्थगित और निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित कार्य करते हैं। वित्तीय शक्ति क्या है? तो राज्य का वार्षिक बजट राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय संकट की स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है। बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अर्थात मुख्यमंत्री उस दल या गठबंधन के नेता होते हैं जिन्हें राज्य विधानसभा से बहुमत प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की योग्यता और पद की शर्तों की। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए या नियुक्ति के 6 महीने के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है। किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की विधायी शक्तियाँ। तो मुख्यमंत्री विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सरकार की नीतियों, विधेयकों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है और उनका बचाव करता है। विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल को करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विधायिका की। संघीय विधायिका। तो भारत में केंद्रीय संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 और वर्तमान में कितनी है? 245 है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा सदस्य हेतु अर्हता और योग्यताएं। तो भारत इसका वर्णन 84 में किया गया है। इसके तहत व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा का कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 83 में किया गया है। इस सदन के प्रत्येक सदस्य को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा सभापति और उपसभापति। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा अपने किसी भी एक सदस्य को उपसभापति चुनती है। राज्यसभा की शक्तियाँ। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल और केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है।
लोकसभा और निम्न सदन। तो लोकसभा के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, राज्यसभा आपकी 80 में है और लोकसभा का गठन 81 में है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है और वर्तमान में जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं। अब आप बताओगे कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं आपके। मम्मी फ़ोन कर रही है। अरे यार बीच में फ़ोन कर दिया। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। चलिए पढ़ते हैं। ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, ध्यान नहीं दो तो। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से हैं और 20 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 334 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें नामित करने का प्रावधान था। ठीक है, और जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो मैं यहाँ ये कह रही थी कि आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें लोकसभा को प्रोवाइड करी गई हैं। ठीक है, चलिए। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 15 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर और उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उस दल के पास कम से कम 55 सदस्य यानी 10% होने चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं और पद की शर्तें: वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, वो पागल और दिवालिया ना हो, भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र जो है वो देते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई भी जा सकती है। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का काम। तो कोई विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक 110 नंबर पर है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष का मुख्य कार्य जो होता है वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उन्हें अनुशासित ढंग से चलाना है। सभी प्रस्ताव, रिपोर्ट और विधेयक पर मतदान जो है वो अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तावित किए जाते हैं। अध्यक्ष स्वयं मतदान में भाग नहीं लेता, परंतु जब भी मत बराबर होता है तो निर्णायक मत जो है अध्यक्ष दे सकते हैं। ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं वो सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा भी करते हैं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता क्या करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं संसदीय समिति की। संसदीय समिति जो कि लोकलेखा समिति है, भारतीय संसद की एक समिति है जो सार्वजनिक धन के उपयोग की निगरानी और उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए बनाई गई है। इसमें 22 सदस्य 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हैं। प्राक्कलन समिति, ये समिति सरकारी खर्चों की जांच करती है और सरकार को खर्च में कटौती करने के तरीके सुझाती है। 30 सदस्यों के साथ ये सबसे बड़ी समिति है तथा इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति 1974 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर यह स्थापित की गई थी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बात करते हैं राज्य की विधायिका की। राज्य की विधायिका को राज्य का विधानमंडल भी कहते हैं। ये राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जिस राज्य में इसका अस्तित्व हो से मिलकर बनता है। बात करते हैं विधान परिषद की।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 तथा कम से कम 40 होगी। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। ठीक है, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। 1/6 सदस्य राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष अनुभव रखते हों। एक है, एक सेकंड। विधान परिषद सदस्य की योग्यताएं, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 173 में किया गया है। वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं विधानसभा। तो भारत के विभिन्न राज्यों में निम्न सदन होता है विधानसभा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। इसमें अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। ठीक है, विधानसभा के चुनाव की प्रणाली लोकसभा के समान होती है। ठीक है, तो जैसे लोकसभा में होगा उसी तरह से विधानसभा में भी। इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तिथि से की जाती है। राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विधानसभा का विघटन कर सकता है। विधानसभा सदस्य की योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया नहीं होना चाहिए। विधानसभा के कार्य क्या है? विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषय पे कानून बनाने का अधिकार है। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। इसे विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद को भेजा जाता है और विधान परिषद इसे 14 दिन के से अधिक अपने पास नहीं रख सकती। मतलब सेम प्रोसेस है जो आपका राज्यसभा और करती है और लोकसभा करती है धन विधेयक के संबंध में, वही विधानसभा यहाँ करती है और विधान परिषद करती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका वो स्वायत्त अंग है जो कानून की व्याख्या, विवादों का निपटारा और संविधान की रक्षा करती है। इसमें सबसे ऊपर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसे भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक परिभाषित किया गया। यह 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा संस्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्णित नहीं है, लेकिन अवकाश, ये क्या हुआ, एक सेकेंड, कुछ ना हो जाता है। मेरे राधा कृष्ण के पैरों के चरणों के दर्शन हो गए आप सबको। तो चलिए, राधा मेरे द्वारिकाधीश राधा रानी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्णित नहीं है, लेकिन अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, तो वो भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। ये राज्य के न्यायपालिका
की शीर्ष संस्था के रूप में काम करती है और इसके निर्णयों को राज्य के भीतर सभी निचली अदालतों के द्वारा मान्य किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ठीक है, आगे बढ़ते। किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 211 में वर्णित है। ठीक है, 221 में। अनुच्छेद 222 के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र और नाम। तो इलाहाबाद में स्थापना हुई थी 1866 में, और ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, और मुख्य पीठ इलाहाबाद है और लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। आंध्र प्रदेश में 2019 में स्थापित हुआ था। आंध्र प्रदेश में अमरावती में इसकी मुख्य पीठ है। मुंबई में 1862 में स्थापित हुआ, और ये महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली का जो है पूरा कवर करता है, और ये मुंबई, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ है। ठीक है, कलकत्ता 1862 में स्थापित हुआ, और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये, और कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में, कोलकाता में इसकी मुख्य पीठ है, और पोर्ट ब्लेयर में अभ्रमणकारी में इसकी खंडपीठ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2000 में हुआ है, और बिलासपुर में इसकी मुख्य पीठ है। ठीक है, दिल्ली में 1966 में हुआ, और दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ है। गुवाहाटी में 1948 में हुआ। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। गुवाहाटी में इसकी मुख्य पीठ है, और कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में इसकी खंडपीठ है। गुजरात में 1960 में हुआ है, और अहमदाबाद में इसकी मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश में 1971 में हुआ। हिमाचल प्रदेश में शिमला में इसकी मुख्य पीठ है। जम्मू कश्मीर में 1928 में हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू में इसकी मुख्य पीठ है। झारखंड में 2000 में स्थापित हुआ। झारखंड आता है, और रांची में मुख्य पीठ है। कर्नाटक में 1884 में है। कर्नाटक में और बैंगलोर में इसकी मुख्य पीठ है। केरल में 1956 में, केरल और लक्षद्वीप में एर्नाकुलम में इसकी मुख्य पीठ है। मध्य प्रदेश में 1956 में, और मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। मद्रास में 1862 में है, और तमिलनाडु, पुडुचेरी में और चेन्नई में इसकी मुख्य पीठ है। मणिपुर में 2013 में, मणिपुर में इम्फॉल में इसकी मुख्य पीठ है। 2013 में स्थापित है। मेघालय और शिलोंग में इसकी मुख्य पीठ है। उड़ीसा 1948 में स्थापित है। उड़ीसा में और कटक में इसकी मुख्य पीठ है। पटना में 1916 में स्थापित है, और बिहार और पटना में इसकी मुख्य पीठ है। पंजाब और हरियाणा 1966, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में मुख्य पीठ है। राजस्थान में 1949 में स्थापित है। जोधपुर में इसकी मुख्य पीठ है, और जयपुर में खंडपीठ है। सिक्किम में 1975 में स्थापित है। सिक्किम और गंगटोक में इसकी मुख्य पीठ है। तेलंगाना में 2019 में स्थापित है, और तेलंगाना हैदराबाद में इसकी मुख्य पीठ है। त्रिपुरा में 2013 में स्थापित है। त्रिपुरा में अगरतला में इसकी मुख्य पीठ है। ठीक है, उत्तराखंड में 2000 में है, और उत्तराखंड नैनीताल में इसकी मुख्य पीठ है। ठीक है, अब बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की। अधीनस्थ न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है। ठीक है, ये न्यायालय जिला और अन्य निचले स्तर पर उच्च न्यायालय के अधीन जो है वो काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 जो कि अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है में इसका गठन राज्य अधिनियम कानून के द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकार क्या हैं, तो अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल न्यायालय आता है, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। सिविल न्यायालय में जिला न्यायाधीश, जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा संचालित होते हैं, जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं। फौजदारी न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सत्र और जिला न्यायाधीश के द्वारा संचालित है, जो आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। राजस्व न्यायालय राजस्व बोर्ड, कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार और नायाब तहसील द्वारा संचालित है, जो राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई करते हैं।
भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी जो है वो अनुच्छेद 76 में है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर अपना पद धारण करता है। इसकी योग्यता जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की होती है। अनुच्छेद 88 संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार इसको नहीं होता है। वेतन राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्धारित होता है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, खाली मत नहीं देगा, उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है और सुनवाई कर सकता है। सॉरी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। तो कैग जो है वो अनुच्छेद 148 में है। इसके तहत कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसकी पदावधि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो होती है वो होती है। कैग जो है वो अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ और राज्य दोनों स्तरों की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण कैग के द्वारा किया जाता है। कैग केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इसे संसद की लोकलेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। केंद्र राज्य संबंध। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शक्तियों को विभाजित करता है। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ। विधायी संबंध संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून जो है वो बना सकती है। अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया जाता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कार्य करती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद क्या करती है? राज्य सूची के विषय पे काम कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रशासनिक संबंध क्या है? तो राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति केंद्र के कार्यकारी कार्यों को राज्य को सौंप सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का है। बात करते हैं वित्तीय संबंध की। तो कुछ कर केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन राज्य के द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाते हैं, जैसे कि स्टैम्प शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के बजट का निर्धारण केंद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब प्रमुख आयोग और उनके सुझाव देख लेते हैं। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, अध्यक्ष है मोरारजी देसाई पहले और के हनुमंतिया बाद में। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में, अध्यक्ष है वीरप्पा मोइली। सुझाव क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है, राज्यों को अधिकतम शक्तियाँ दी जाए, केंद्र पर निर्भरता जो है वो कम की जाए। बात करते हैं सरकारिया आयोग। तो अध्यक्ष है रणजीत सिंह सरकारिया 1983। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में हो। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को संसद में रखवाया गया। 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा। पुंछी आयोग के अध्यक्ष हैं मदन मोहन पुंछी, जो कि 2007 में आया था। ये राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सुझाव दिया था इन्होंने। राज्य सरकारों की अनुमति के बिना अर्धसैनिक बल राज्यों में नहीं भेजे जाने चाहिए। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की। इसकी स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पे की गई थी और अध्यक्ष हैं इसके प्रधानमंत्री। 6 मनोनीत सदस्य हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत है, कैबिनेट स्तर के मंत्री। अन्य सदस्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के निम्नलिखित काम होते हैं। राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और निपटारे हेतु परामर्श देना। ऐसे विषयों की छानबीन करना जिसमें केंद्र एवं एक से अधिक राज्यों के सामूहिक हित निहित हो। केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्य और समायोजन की भावना को विकसित करना। बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों के लिए भी नीति निर्माण की भूमिका निभाता है।
ये आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं उनमें सलाह देने का काम करता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया, ठीक है। और तथा प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सिंधु श्री खुल्लर और इसके वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। बात कर लेते हैं वित्त आयोग की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। KC नियोगी जो है वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब ये आयोग जो है वो काम क्या करता है, तो केंद्रीय करों में से राज्यों की हिस्सेदारी जो है वो तय करता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के मापदंड भी तय करता है। स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तिकरण के संदर्भ में सुझाव देता है और वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्री अरविंद पनघड़िया, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑलरेडी 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और चिंता मत करिए, मैं पूरी बुक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, चाहे मैं 1 घंटे का वीडियो ही क्यों ना कर दूँ आपका। तो अभी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है इसलिए रोक दिया, नहीं तो मैं आज सोच रही थी कि आज से ही मैं 1 घंटे का वीडियो कर दूँ। आप 2x स्पीड पर इसको देखिए और करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टडी विद के साथ कनेक्टेड रहिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।